इथून चालू. आपण जसं आपलं बोलणं झालं होतं, मराठीत बोलू की हिंदी? सर हिंदीमध्ये बेटर हिंदी. जाईल. हाँ ठीक है. जैसी अपनी पहले बात हुई थी कि हम लोग आज से हम गृहिणी चिकित्सा पे डिस्कशन करेंगे. गृहिणी चिकित्सा हम स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम लोग शायद किसी का स्पीकर ऑन है. हेलो सर. हाँ, स्पीकर ऑन था किसी का, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर. ओके तो अभी हम गृहिणी चिकित्सा से शुरू करते हैं. गृहिणी तू फक्त ॲडमिट कर. सेटअप हो गया है ना पूरा? हाँ सर. बीच बीच में साउंड आ रहा है. सर ये थोड़े से एडमिट होने के रहे, शायद 5-10 मिनट आएंगे लोग. अच्छा, आप अलाउ कर रहे हो? हाँ सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके. ठीक है, तो इसमें एक तो चिकित्सा स्थान जो बना हुआ है उसमें शुरुआत जो है रसायन और आखिरी में जो है वो योनि व्यापक के बारे में बोला हुआ है और उसमें बीच में गृहिणी चिकित्सा अध्याय दिया हुआ है. तो गृहिणी वैसे भी अग्नि जो है वो शरीर के मध्य में अग्नि का स्थान होता है, इस हिसाब से भी इसको बीच में लिया हुआ है. और क्या बोलते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो मेन ध्यान देने वाली चीज जो है वो गृहिणी. जैसे ज्वर जो है, ज्वर में जो लिखे हुए चिकित्सा के नियम है वो सभी व्याधियों के लिए लागू होते हैं. सभी व्याधियों पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. वैसे गृहिणी चिकित्सा अध्याय में खास करके कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, वो केवल गृहिणी दृष्टि नहीं, सभी तरह की व्याधियों में हम अग्नि का जब विचार, क्योंकि चिकित्सा जो करते हैं हम खास करके काय चिकित्सा को बोला है. काय से अंतर अग्नि चिकित्सा क्या होती है? अग्नि की ही होती है. और जो गृहिणी है वो अग्नि का विशेष करके स्थान बोला गया है, इसलिए गृहिणी चिकित्सा सबसे इम्पोर्टेंट है. और जिस गृहिणी चिकित्सा में जो अलग अलग सूत्र आए हैं गृहिणी के, जो गृहिणी दृष्टि के जो हेतु दिए हुए हैं और बेसिक जो प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, वो सभी व्याधियों के लिए उसमें वो काम में हम ले सकते हैं और वो मतलब सभी के लिए नियम लागू होते हैं. इसलिए हम गृहिणी से शुरू करते हैं. अतः तो गृहिणी दोष चिकित्सितम व्याख्यास्याम इतिहास माह भगवान आत्रेय. अब इसमें टीका में बोला हुआ है कि अर्श के बाद में गृहिणी का चिकित्सा का बोला हुआ है, क्योंकि जो व्याधि है अर्श के वजह से भी अग्नि की दृष्टि होती है और अग्नि दृष्टि से ही अर्श होता है. तो जैसे 3 व्याधियां है, अतिसार, अर्श और गृहिणी, ये सबसे विशेष करके इसमें अग्नि का हमें ध्यान देना होता है. तो इसलिए अर्श के बाद गृहिणी चिकित्सा रखा है, ये यहाँ टीका में बोला हुआ है. अब देखते हैं. आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहोपचयो प्रभा ओजस तेजोग्नयश्चोक प्राणाश्चोक्ता देहाग्नि हेतु का. अब देहाग्नि से हम क्या क्या देख सकते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या क्या डिपेंड क्या क्या है. आयु है, वर्ण है, बल है, स्वास्थ्य है, उत्साह है, उपचय है और प्रभा है, ओज है, तेज है. तो जितनी सारी अच्छी चीजें हैं ये सारी जो है ये प्राण की ये सारी जो है, और देह अग्नि के ऊपर ये डिपेंड होती है. अग्नि अगर अच्छा है तो ये सारी चीजें अच्छी रहेगी. अग्नि में विकृति होने लगती है तो आयु भी कम होगा. वर्ण में परिवर्तन आप देख सकते हो कि बहुत जो जीर्ण व्याधि हो जाती है, पुरानी व्याधि है, उसमें वर्ण बदल जाता है. या खास करके आप देखोगे कि मिनोपॉजल फीमेल्स है, मिनोपॉजल फीमेल्स में फेस पे मेलाज्मा आने लगता है, तो
उनमें भी अग्नि विकृति होने लगती है और अग्नि विकृति होते ही उनमें वैवर्ण्य ये आने लगता है, बल का क्षय भी होता है, स्वास्थ्य तो कम होगा ही होगा, उत्साह नहीं होना। अब ये देखा जाए तो शारीरिक भी है और देखा जाए तो मानसिक भी है। तो जहाँ अग्नि अच्छी नहीं है, आपको अग्नि मांद्य है, तो आलस आना, किसी काम में उत्साह नहीं रहना। जैसे रस दुष्टि, आपको पता होगा, रस दुष्टि में अश्रद्धा आस्य वैरस्य है, उसमें आगे ये भी है उत्साह नाश होना। जैसे मानसिक लक्षण जो है वो उसमें भी मिलते हैं। तो जैसे ही अग्नि विकृति होती है और आपको मानसिक लक्षणों में भी, जहाँ मानसिक विकृति है वहां पे भी चिकित्सा अल्टीमेटली अग्नि की ही करनी होती है। जैसे अग्नि ठीक हो जाता है तो उत्साह वृद्धि होने लगती है, जिसमें खास करके आमवात के पेशेंट में आप देखो, वो बोलेंगे कि मुझे बहुत आलस आता है, कुछ भी चीज करने का मन नहीं होता है, सुबह उठने का मन नहीं होता है। तो उनमें केवल पाचन औषधियां दो या लंघन करो तो उसके बाद अपने आप ये चीजों में कमी आने लगती है। तो ये उत्साह, उपचय, अब उपचय मतलब अच्छे धातु बनना। उपचय खास करके ध्यान रखना है कि परिवर्तन जो है, धातुओं का परिवर्तन जो है वो अगर अच्छा होता है तो शरीर में उपचय अच्छा होता है। और प्रभा, आपने सब फर्स्ट ईयर में काफी पढ़ा हुआ है आपने कि छाया और प्रभा के अंतर, वो हमने काफी उस पर ध्यान दिया होगा। तो प्रभा मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे कि ऑरा, कोई भी व्यक्ति को आप देखोगे कि उसका अगर ऑरा अच्छा है अल्टीमेटली, तो उसमें क्या अपने आप पता चलेगा आपको कि इसका स्वास्थ्य अच्छा है। और ओज, तेज, ये सब चीजें जो है ये देहाग्नि पे डिपेंड होती है। तो देहाग्नि का हमें ध्यान रखना है। शांतेग्नो म्रियते, जैसे अग्नि मंद होना एक चीज हम हमेशा देखते हैं, लेकिन अग्नि ही नहीं है तो वो मृत्यु है, ये ध्यान रखना। अग्नि मंद भी है तो भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन अग्नि ही नहीं है। अग्नि पूरी तरह से शांत हो गई तो हम लोग ये मानेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो मृत हो गया, ठीक है। और युक्ते चीरम जीवत नाम है। युक्त मतलब अच्छी अगर अग्नि है, अग्नि में कोई विकृति नहीं है, तो व्यक्ति जो है वो बिना किसी व्याधि के दीर्घायु होके जीवित रहता है। विकृति होने पे रोगी सत विकृते मूलम अग्निस तस्मान निरुच्यते। अब इसीलिए जो है ये सभी चीजों का जो मूल है ये अग्नि है। उसके आगे है यदन्नम देह धातुओं जो बल वर्णादि पोषकम तत्राग्निर हेतु आहारान अन्न यपकवाद रसादया। तो जो अन्न क्या है, देह धातु ओज बल वर्ण इनका पोषक है। अब उस आहार का पाचन करके रसादि धातुओं की निर्मिति करने के लिए जो हेतु है वो अग्नि है। अग्नि के वजह से ही जो मतलब अन्न का जो काम है, वो अन्न आपने ले लिया और उससे सीधे शरीर में पोषण हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब तक अग्नि आपकी अच्छी नहीं है तब तक आपके शरीर को वो अन्न लगेगा नहीं। अब यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट और आयुर्वेद कंसेप्ट सबसे मेन यहीं पे मेजर डिफरेंस आता है। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है कि शरीर में प्रोटीन कम हो गया तो क्या बोलते, वो ये नहीं देखेंगे कि उसकी अग्नि कैसी है, वो सीधे बोलेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करो, इसको पनीर खिलाओ, इसको अंडे खिलाओ, इसको मीट खिलाओ। तो उनका कंसेप्ट सीधे सीधे वृद्धि समाने के हिसाब से वो देते हैं कि जो चीज कम हुई है उसको देना है। हमें क्या करना है, हमें आहार तो हमें सोच समझ के देना ही है, लेकिन साथ साथ हमें अग्नि को भी ध्यान रखना है। क्योंकि आहार हम कितना भी अच्छा दे दे, अगर पचाने वाला अग्नि ही वहां नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता। और ज्यादातर जो आमवात जैसी कंडीशंस है और भी मैक्सिमम आपको जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अभी मिलते हैं, उसमें सबसे
मेन रोल इसी चीज का होता है, क्योंकि आपको अभी जितने भी आपके पास पेशेंट आएंगे, कोई ऐसा कुपोषण से ग्रस्त पेशेंट की संख्या बहुत कम होगी कि उसको आहार ही नहीं मिल रहा है, जो चाहे वो आहार नहीं मिल रहा है और उसके वजह से शरीर का पोषण नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको पेशेंट जो मिलेंगे ज्यादातर वो संतर्पणजन्य व्याधियों के मिलेंगे। तो संतर्पणजन्य व्याधियों में क्या, आज जो उसको पसंद है वो खा सकता है, जो फूड शरीर में के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आजकल उसे इजीली मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम अग्नि में होती है, अग्नि की विकृति होती है। तो जब तक अग्नि की विकृति आप ठीक नहीं करते हो, तब तक शरीर में पोषण जो है, जो शरीर के पोषण की आवश्यकता है, वो पोषण उसको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान अग्नि का ही रखना है। अब आगे है, अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति तत् तद्द्रवैर्भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुतागतम। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? प्राणवायु क्या करता है कि बाहर का अन्न जो है वो कोष्ठ के तरफ ले जाता है। ये प्राण की आप सबको पता होगा, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, इसमें से आहार से संबंधित जो है वो मोस्टली 3 वायु है, प्राण, समान और अपान। तो प्राण का काम क्या है? अन्न का ग्रहण करना। समान का काम क्या है? अन्न का ग्रहण, पचन, गृह्णाति, पचति, विवेचयति। ग्रहण, पचन और विवेचन ये समान का काम है, और मुंचति जो है मल का निस्सरण करना, ये अपान का काम है। तो ये 3 वायु हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये 3 वायु अन्न से डायरेक्ट रिलेटेड, मतलब ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि ये वायु का अन्न से कोई लेना देना नहीं है, ये वायु प्रकार का। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशन जो श्लोक में अगर हम देखेंगे तो वो प्राणवायु है, बाहर से अंदर लेना, ये प्राण का कार्य है। और इसलिए यहाँ बोला है प्राणम कोष्ठम प्रकर्षति, मतलब शरीर के बाहर से कोष्ठ के तरफ लाना, ये प्राण का कार्य है। और उसमें क्या होता है? अन्न संघात, स्नेह से उसमें मृदुता लाई जाती है। अब समान क्या करता है? समाने नाव धूतोग्निर उदर्य पवनोद्वह। अब समान वायु क्या करता है? अग्नि को संदुक्षित करता है, कोष्ठ में जो अग्नि है उसको संदुक्षित करता है, उसको बढ़ाता है। अब इससे क्या होता है? काले भुक्तम समम सम्यक पचत्यायुर्विवर्धये। अब जो उचित काल में लिया हुआ आहार जो है उसका सम्यक पाचन करना, ये समान वायु का कार्य है। एवं रसमलायान्नम आशयस्थस् अधस्थित पचत्यग्निर यथास्थाल्याम ओदनायाम्बु तंडुलम। मतलब जो चूल्हे पे रखा हुआ जो चावल का बर्तन है उसमें आपने पानी डालने के बाद में वो जैसे पकने लगता है नीचे की अग्नि के वजह से, वैसे ही कोष्ठ में जो है वो समान अग्नि, जो समान वायु जो है वो अग्नि का संदुक्षण करके जो आहार है उसको पचाने का काम करता है। ऊपर प्राण क्या करता है? अंदर लेके वहां पे मृदुता लाना और कोष्ठ के तरफ खींचना, इतना काम है। उसके आगे का काम जो है वो समान वायु का है, और समान वायु ही उसको फिर प्राण वायु के अपान वायु के क्षेत्र में भेजता है, और फिर मल का निस्सरण करने का काम आगे होता है। अब यहाँ आगे जो है पाक के बारे में दिया हुआ है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफो भावात् फेन भूत उदीर्यते। पहले ही जो अवस्था पाक है वो मधुर अवस्था पाक है, उसमें फेन भूत कफ का उदीर्ण होता है। अभी आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोग ये चीज आपको पढ़नी है कि जो
कफ है, कफ में भी साम कफ और निराम कफ में क्या फर्क है, ये जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे फिर फेनभूत इनको बोलने की क्या जरूरत थी वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नोट करके रखिए तो आपके लिए समझने के लिए आसान होगा। अब पहला अवस्था पाक जो है फेनभूत कफ का बोला हुआ है, मधुर अवस्था पाक है, इसमें फेनभूत कफ का उदीरण होता है। उसके बाद में परम तु पच्यमानस्य विदग्ध श्यामल भावतः आशयाच्चवमानस्य पित्तमच्छम उदीर्यते। अब जो है ऊपर के आशय से नीचे जाने के बाद में अम्ल आहार रस में से अम्ल रस का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है और उसके वजह से अच्छ पित्त का उदीरण होता है। अच्छ के लिए यहाँ टीकाकारों ने बोला हुआ है, अच्छ का मतलब अघन, जो गाढ़ा नहीं है उसे अच्छ बोला हुआ है, तो अच्छ पित्त का उदीरण होता है। ये दूसरी अवस्था पाक है। अब तीसरी अवस्था पाक क्या है, पक्वाशयम तो प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वन्निना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावता। अब तीसरी अवस्था पाक में सभी आहार का जो है वो आंत्र में से जो है आहार के शरीर के लिए जो उपयुक्त पार्ट है वो आंत्र में शोषण हो रहा है और उसके वजह से जो आहार जो बचा हुआ है आंतों में वो शुष्क आहार बचा हुआ है, क्योंकि उससे सार या रस जो है वो शरीर ने ले लिया है। अब इसके वजह से वो क्या है, परिपिंडित है, पक्व है और वो कटु रस प्रधानता उसमें होता है और इसलिए वहां पे वायु जो है ये प्रधान होता है। अभी इसमें मेन चीज है, ये चीज अगर समझ में आ गई तो हमें चिकित्सा करना जो है वो बहुत आसान जाता है। पहला अवस्था पाक में क्या क्या बदलाव शरीर में होते हैं, दूसरे अवस्था पाक में क्या होते हैं और तीसरे में क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे मेन है कि अगर किसी में कफ की विकृति ज्यादा हो रही है या कफ दोष जो है वो सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, पहला अवस्था पाक ही सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। या तो जो आहार है वो ऐसा आहार ले रहा है कोई भी व्यक्ति कि जिसको मधुर अवस्था पाक होने के लिए समय नहीं मिल रहा है, या फिर अति मधुर आहार ले रहा है या अति रुक्ष आहार ले रहा है, दोनों कारण है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मधुर आहार लेगा तो उससे मधुर अवस्था पाक में कफ का उदीरण फेनभूत हो या कैसे भी हो, कफ का उदीरण ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा रुक्ष आहार ले रहा है तो उसमें कफ का उदीरण बहुत कम होगा, जिसके वजह से जो शरीरस्थ बाकी अन्य कफ है उसका पोषण नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग एक बार अनम्यूट करके अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, तो मैं भी क्लियर होऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है अभी? नहीं सर, अभी नहीं। सर अभी नहीं। हाँ ठीक है, तो इसमें बस यही आहार में क्या क्या गड़बड़ी होती है ये हमें ध्यान रखना है। और आहार का पाचन जो है वो मुख से शुरू होता है, जो जनरली बोला हुआ है कि 32 बार हमने खाना जो है वो चबा के खाना चाहिए। तो पहला अवस्था पाक अच्छा हो इसलिए जो क्या बोलते हैं अन्न आहार के जो 4 प्रकार है, अशित, खादित, लीढ़, ठीक है, इस तरह से ये जो प्रकार है इनमें से जनरली प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि फ्रूट्स खाने एक अच्छी बात है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन फ्रूट्स खाने के बजाय लोग क्या करते हैं, उसका जूस लेके जूस ज्यादा पी लेते हैं। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम सोचेंगे कि अगर कोई भी लिक्विड
हम ज्यादा ले रहे, सॉलिड डाइट नहीं ले रहे, तो क्या होगा, स्टमक में जो पाइलोरिक ओरिफिस है वो जल्दी ओपन होगा और जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ जल्दी जाएगा। तो पहला अवस्था पाक होने के लिए जितना समय चाहिए वो समय उसमें नहीं मिलेगा। तो पहले अवस्था पाक से जो कफ का पोषण शरीर में होना चाहिए, कफ प्रधान अवयवों का और कफ प्रधान धातुओं का जो पोषण शरीर में अच्छे से होना चाहिए वो पोषण नहीं होगा। तो इसलिए जिन जहां जहां पे कफ के जो भी प्रकार आप ले लो, संधि संश्लेषण है, श्लेषक कफ हो गया, तर्पक कफ हो गया, ऐसे उसके शरीर के हिसाब से अलग अलग जगह आपको विकृतियां मिल सकती है। दूसरी चीज है कि अम्ल अवस्था पाक है। अम्ल अवस्था पाक अगर किसी में बहुत ज्यादा हो रहा है या किसी में हो ही नहीं रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अम्लता आने के लिए क्या बोला है, अम्लता, या उसको दूसरा वर्ड बोला हुआ है शुक्तता। कि सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज आपको पता है कि पानी जो है वो बहता पानी जो है वो साफ रहता है, एक जगह वो पड़ा रहेगा तो वो खराब होने लगेगा। तो वैसे कोई भी आहार है, वो आहार एक जगह ज्यादा देर तक रहेगा तो उसमें अपने आप में अम्लता आने लगती है, और वो अम्लता ज्यादा देर तक आप खाने को वहीं रखोगे तो उसमें अम्लता ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपके स्टमक में खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो अपने आप उसमें अम्लता बनेगी, तो अम्ल अवस्था पाक में पित्त ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही जो ऑलरेडी फर्मेंटेड चीजें हैं वो आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो भी, जैसे जहाँ जगह के हिसाब से अगर हम देखें कि राजस्थान में अगर कोई इडली डोसा या फर्मेंटेड चीजें या ज्यादा अम्ल द्रव्य ज्यादा ले रहे हैं तो उनमें जो दूसरा अवस्था पाक है वो ज्यादा होगा और उसमें पित्त जो है, अच्छ पित्त का उदीर्ण ज्यादा होगा। तो शरीर में पित्त, बाकी पित्त का पोषण भी ज्यादा होगा, पित्त वृद्धि के लक्षण मिलेंगे। अगर पित्त क्षय कारक है कि बिल्कुल ही आप पित्त कारक जो रस है वो रस जो है वो अम्ल, लवण और कटु, ये रस छोड़ के सिर्फ बाकी रसों का ही सेवन कर रहे हैं तो पित्त जो है उसका क्षय होगा, अच्छ पित्त का उदीरण कम मात्रा में होगा। तो शरीर में जो बाकी जगह पित्त है उनका उसका पोषण नहीं होगा और पित्त क्षय के लक्षण शरीर में मिलेंगे। वैसे ही वायु का है। अब जनरली होता क्या है, बोला क्या गया है कि ये शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिंडित पक्वस्य। अब ये परिपिंडित और पक्व मल होना चाहिए तो ही शरीर में वायु की उत्पत्ति अच्छी होगी। अब जनरली मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से पेशेंट क्या करते हैं कि सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे। वो बोलते हैं कि मैं पानी पी लेता हूँ, तो पाइप की तरह मानते हैं कि मैं पानी पी लेता हूँ तो मेरा पेट साफ हो जाता है। अब पेट साफ हो रहा है ये उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लेकिन आप अगर उसमें मल की कंसिस्टेंसी पूछोगे तो वो बोलेंगे आपको कि मल चिपचिपा होता है, बंधा हुआ मल नहीं आता है। तो ये क्या है, ये जबरदस्ती की हुई अग्नि विकृति है। जो तृतीय अवस्था पाक के लिए जितना समय मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल, तो मधुर अवस्था पाक जो है वो लंबे समय तक रहेगा। उसके बाद में, क्योंकि दिन भर बैठने का ही जिनका काम है, तो उनमें जो वायु का कार्य जो है, सभी वायु का कार्य कम होगा, गति शरीर में कम है तो वायु अपना कार्य भी कम गति से करेगा। तो मधुर अवस्था पाक के बाद में अम्ल अवस्था पाक और अम्ल अवस्था पाक के बाद में फिर कटु अवस्था पाक जो है, वो कटु अवस्था पाक के लिए पाक जो है वो डिले होगा। अब वो डिले होने के लिए पेशेंट का दिमाग में क्या होता है कि मैं खाना कितने भी बजे खाऊं, मैं रात को कितने भी बजे सो जाऊं, मेरा पेट सुबह उठते ही साफ होना चाहिए। अब उसके लिए अगर नहीं हो रहा है तो वो अननेसेसरी पेट साफ करने के लिए कुछ भी चूर्ण लेंगे, नहीं तो पानी पिएंगे, तो
जो ये बोला है कि परिपिंडित पक्वस्य ये होना चाहिए, ये अवस्था उनमें होती ही नहीं है। अपक्व मल का निर्हरण होता है, और अपक्व मल का निर्हरण होना मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो आहार जो शरीर में गया है उसके दो पाक जो है वो हो चुके हैं। अब तीसरे पाक में क्या होना है, जो आहार का रस बना हुआ है वो शरीर में शोषण होना है, तो वो शरीर में पोषण उसका मिलता ही नहीं है। फिर जाके उनमें क्या होगा कि फिर जाके उनमें ग्रहणी दृष्टि जैसे लक्षण किसी में डेवलप होते हैं, किसी में ये होता है कि उसके वजह से उनकी बोन डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, उसके वजह से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। कॉमनली आजकल मिलने वाला B12 की डिफिशियंसी होने लगती है तरह तरह, क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से यही है कि जितने भी मिनरल्स है उसका एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन ही नहीं हुआ आहार का, तो जो आपके आगे के धातु है अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनका पोषण नहीं हो पाएगा। ऊपर आपका क्लेद बहुल जो है प्रथम अवस्था पाक हो रहा है, उसके वजह से रस की वृद्धि या रस की दृष्टि उसमें रुकने में मिल सकती है। उसके बाद में रक्त दृष्टि हो सकती है, मेद की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। लेकिन आगे के जो धातु है, जो अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें क्षय जो है वो धीरे धीरे उनमें आ सकता है। तो ये 1-2 दिन में ये चीज होती नहीं, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, ऐसे लंबे समय तक ये हेतु का सेवन करते रहेंगे, ये अग्नि विकृति चलती रहेगी, तब जाके ये होता है। और उस समय फिर आप एक दिन में उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हो। जैसे ही अग्नि सही आप करोगे, उसके बाद उसके जो ये मेन हेतु जो गड़बड़ हो रहे, ये हेतुओं को आप रोकोगे, उसके बाद में फिर शरीर जो है, शरीर का एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन से जो शरीर लेने लगेगा, उसके बाद उनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। तो ये अग्नि विकृति को हमें ठीक करना है, तो पेशेंट क्या गड़बड़ कर रहा है ये हमें समझना यहाँ बहुत जरूरी होता है। अब ये तीनों अवस्था पाक है, ये तो हमें देखने ही चाहिए कैसे हो रहे। तो पेशेंट का खाना खाने का तरीका पूछना उसे बहुत जरूरी है। उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आपको खाने में कितनी देर लगती है। कई लोग ये होते हैं कि खाना 5 मिनट भी नहीं लगता है उनको 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो चबाते ही नहीं है, सीधे निगलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रथम अवस्था पाक जो है उनमें अच्छा नहीं होगा। वो प्रथम अवस्था पाक अच्छा नहीं होने के वजह से हो सकता है द्वितीय अवस्था पाक जो है शुक्तता, उसमें खाना देर तक स्टमक में पड़ा रहेगा, तो शुक्तता उसमें ज्यादा आएगी, अच्छे पित्त का उदीरण ज्यादा होगा, उसके वजह से पित्त की व्याधियां ज्यादा होगी। और अगर वो भी ऐसे है कि वो पेट साफ करने के लिए कोई और चीजें ले रहे, वो टीवी में भी देखते हैं ज्यादा या मसालेदार खा लोगे तो उसमें एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए आप ये ले लो, पंचरिष्ट ले लो, ये ले लो, तो उसकी वजह से और भी उनकी अग्नि जो है वो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ना कफ अच्छा बनेगा, ना पित्त अच्छा बनेगा, ना वात अच्छा बनेगा शरीर में। तो तीनों दोषों की विकृति जो है उसके वजह से दोषों की भी विकृति होगी, और धातुओं का पोषण भी अच्छे से नहीं होगा, धातुओं का उपचय भी अच्छे से नहीं होगा। तो बल, वर्ण हानि, आयु का क्षय होना, ये सारी चीजें उससे मिलने लगेगी। तो ये बेसिक जो क्या बोलते हैं उसमें गलती है उनकी, वो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम कितने भी अच्छे उनको योग दे देंगे, वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। आगे यन्नम इष्टम ह्युपहितम इष्टैर गंधादिभिः पृथक देहे प्रीणाति गंधादीन घ्राणादीन इंद्रियाणि च। अब अन्न जो है वो इष्ट अन्न कैसा होना चाहिए, जो सभी इंद्रियों का पोषण करे, गंधादि भी, सभी का मतलब
अब जब भी पथ्य, ये श्लोक जो है, ये श्लोक आपके लिए बहुत जरूरी है पेशेंट को पथ्य बताते समय। जब भी आप बोलते हो पेशेंट को कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन क्या खाना है और वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि उसको देख के उसको सभी इंद्रियों का पोषण हो। ये नहीं है कि वो देख के कि मुझे तो बस बोला है कि इन्होंने दलिया ही खाना है, दलिया उनका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। दलिया मतलब बस उबाल के खा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये समझते हैं कुछ जो प्रवर सत्व के होते हैं वो तो खा लेंगे, जो अवर सत्व के होते हैं वैसे ही उनमें जो है इंद्रिया तृप्त नहीं होती है, तो वो उससे और मतलब विकृति ही उत्पन्न आप करोगे, उसमें रुग्ण को ठीक करने का काम आपसे नहीं होगा। तो आपको जो आहार कल्पना जो बनी हुई है वो आहार कल्पना इसी हिसाब से बनी हुई है कि उस आहार का गंध भी अच्छा होना चाहिए, वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। जो एक शेफ वो करते हैं कि वो डेकोरेट करके आपको, मान लो केक है, कुछ भी चीज है, वो डेकोरेट करके देते हैं, तो उस तरह से आप जो है कुछ आहार कल्पना उनको बता सकते हो। आहार कल्पना जितनी अच्छी होगी उसके टेस्ट के हिसाब से आप दोगे। पथ्य तो देना ही है, लेकिन उसके जो है सभी गंध, वर्ण, रस, ये सभी उसमें अच्छे हो, इसका ध्यान रख के ही उनको देना है। भौमा प्याग्नेय वायव्या पंचोष्माणस्तनाभसः पंचाहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचंती ही। अब जो ये 5 महाभूत है, ये महाभूत अपने अपने अंश से आहार में, जो जो महाभूत प्रधान आहार आपने दिया है वो अपने अपने अंशों से अपने अपने शरीर के जो महाभूतों का है वो पोषण होता है। जैसे आपने केवल जलीय अंश ही शरीर में लिया है तो जलीय अंश का पोषण ज्यादा होगा, बाकी महाभूतों का पोषण जो है वो कम होगा। आपने केवल कटु रस ही ज्यादा लिया है तो अग्नि महाभूत का पोषण ज्यादा होगा, बाकी का नहीं होगा। इसलिए आपको सभी पंचभौतिक वैसे तो हर चीज पंचभौतिक ही होती है, लेकिन उस के प्रकृति के हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से, उसके विकृति के हिसाब से सारा कुछ देख के आपको तय करना है इसमें आहार कौन सा देना है। यथा स्वम स्वम च पुष्णाति देहे द्रव्य गुणा पृथक पार्थिवा पार्थिवान एवं शेषा शेषांश कृष्णशा। ये अभी बात हुई है अपनी। उसके बाद है सप्तवीर देह धातारो धातव द्विविधम पुनः यथा स्वम अग्नि भी पाकम यान्ति किट्ट प्रसादवत। अब 7 धातु और 2 जो है उनके 2 प्रकार से उसका पोषण होता है। एक उसका सार भाग बनता है और एक किट्ट भाग बनता है। तो आहार से जो आप आहार लोगे वो अपने हिसाब से, जैसे कुछ पहले आहार रस बनेगा, आहार रस से रक्त, ये तो क्रम है ही। 3 न्याय शरीर में काम करते हैं, तो 3 न्यायों में से तीनों न्याय एट ए टाइम काम करते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि पहले कुछ भी खाओगे तो पहले रस ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आहार में आपके शुक्रवर्धक चीजें हैं तो सीधे शुक्र की उत्पत्ति भी हो सकती है। आहार में आपके अस्थि वर्धक कुछ चीजें हैं तो उसका अगर अग्नि से परिणमन अच्छा हो गया है तो अस्थि धातु का भी उससे पोषण होगा। अब ये डिपेंड क्या होता है, उसके 2 पार्ट बनेंगे, सार भाग और किट्ट भाग, ये सभी के बनेंगे। जो क्रम है वो है रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततोस्ति च अस्नो मज्जा ततः शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसादजा। अब रस से रक्त, ये क्रम आपको सबको याद है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ रहे हो। तो इस क्रम से तो परिणमन होता ही होता है। अब ये धातुएं किससे बनेगी? प्रसाद रूप भाग जो है आहार का, उससे ये धातुएं बनेगी। अब इसमें एक श्लोक और अन्य कहीं आया हुआ है श्लोक, वो मैं आपको बताता हूँ।
जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं, जो खास करके इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, मेल स्टेरिलिटी के आते हैं, उसमें आहार का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आहार क्या है, ये जो क्रम बोला हुआ है, ये इसकी शुरुआत आहार से ही है। आहार का परिणमन होने के बाद में फिर रस, रक्त, मांस, और इसके लिए बोला है कि आहार का परम धाम जो है, कि अब ये यहाँ तक पहुंच गया, तो चार धाम हम बोलते हैं ना, कि चार धाम कर लिए तो इससे आगे कहीं जाना नहीं है। तो धाम मतलब जो है गंतव्य स्थान है, तो पहले रस में जाएगा, फिर रक्त में जाएगा, इस तरह से परम धाम जो है वो शुक्र है, और ये प्रसाद रूप भाग से उत्पन्न होता है। तो आहार जितना अच्छा होगा उतना ही उसका ये प्रसाद रूप भाग में से छन्नी, मान लो आप एक इमेजिन कर लो कि ऊपर आहार है, आहार का आपने जो है वो एक छन्नी से उसको छाना है, और फिर नीचे 7 छन्नियों से वो छन के आ रहा है, और सबसे आखिरी में जो बन रहा है वो शुक्र बन रहा है। तो आहार अगर अच्छा होगा तो ही ये शुक्र की उत्पत्ति अच्छी होगी। आहार ही गड़बड़ है तो शुक्र की उत्पत्ति, आप कितनी भी अच्छी औषधियां दे दो, उससे शुक्र की उत्पत्ति आप अच्छी नहीं कर सकते। तो जो भी स्पर्म डिफेक्ट है, जो भी एग्स में डिफेक्ट आते हैं फीमेल में, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, तो ये डिफेक्ट जब तक आहार ठीक नहीं होगा तब तक आप कितना भी अच्छी चिकित्सा कर लो, ये चाहे पंचकर्म में आप कितनी भी अच्छी से अच्छी बस्ती दे दो, जब तक आहार ठीक नहीं होगा तब तक ये इसको आप अच्छा नहीं कर सकते हो। तो आहार जो अपने नियम बोले हुए, उस नियम से आहार जब तक वो रुग्ण नहीं लेगा तब तक शुक्र की उत्पत्ति अच्छी नहीं हो सकती है। और विरुद्धाहार जब आप पढ़ोगे तो विरुद्धाहार में भी बोला है कि शांड्यता है, संतान दोष है, ये सारी जो चीज है वो विरुद्धाहार से भी होते हैं। तो आहार का महत्व आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये और आहार के साथ साथ ही पहले ही हमने देखा है कि अग्नि का भी महत्व है, मतलब सिर्फ आहार अच्छा है तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। आहार और अग्नि दोनों को हमें ध्यान रखना है, तो ही सभी धातु अच्छे बनेंगे। आप कोई व्याधि है, कोई लक्षण है, उसको औषधियों से ठीक कर सकते हो, लेकिन जो धातु उत्पन्न होने वाले हैं वो धातु आहार से ही उत्पन्न होंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आप आहार के तरफ, मतलब खाना कुछ भी खा लो, 2-4 चीजें आप उसकी बंद करके आप बोलोगे कि ये 2-4 चीजें बंद कर दो, बाकी आपको जो मर्जी खा लो और ये दवाई लेते रहो, इससे आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक आप आहार विधि विशेष आयतन से उसको आहार नहीं दोगे तब तक पूर्ण रूप से उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, और अग्नि का भी ध्यान रखना है। अब उसके आगे जो है जो किट्ट रूप से क्या है, रसास्तन्यम ततो रक्तम अश्रुजः कंडरा सिरा मांसाद वसा त्वचा षट्स मेधसा स्नायु संभवा। अब ये उससे जो है ये उपधातु जो है ये इन धातुओं से बनते हैं। किट्टम अन्न से विणमूत्रम, अन्य का किट्ट जो है, किट्ट जो है वो विणमूत्र बनता है। रसस्य तु कफोसृजः, रस का कफ और रक्त है, सॉरी रक्त का पित्त है। मांसस्य खमला, मांस का जो है वो अपने जो कर्ण आदि के जो मल है वो बनते हैं। मेद का मल जो है वो स्वेद है, और अस्थि का जो है वो केश और लोम है, और मज्जा का स्नेह जो है अक्षी का, अक्षी और त्वचा का स्नेह, ये मज्जा के मल है। अब इसमें शुक्र का मल नहीं होता ऐसा बोला है, उसमें ये भी डिस्कशन हुआ है टीका में कि शुक्र का मल नहीं होता है। फिर 7 के 2 प्रकार क्यों बोले गए हैं, तो ये डिस्कशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मल जो है ये
इन धातुओं से, अन्न से और इन धातुओं से ये मल बनते हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये मल अगर ज्यादा बन रहा है तो भी आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं धात्वाग्नि में विकृति है। ये मल अगर कम बन रहा है, खास करके आप केश जो है, ये समस्या सबसे ज्यादा आपको मिलेगी अभी, केश विकृति। तो केश विकृति जहां जहां है वहां पे आपको अस्थि धातु भी देखना है। अस्थि धातु कितना सारवान है, अस्थि धातु में असारता आने लग गई है तो भी केश में विकृति होगी। या प्रमेय में जैसे बोला हुआ है कि मल ही ज्यादा बन रहा है, शरीर में पोषण नहीं हो रहा है और मल ही मल बन रहा है, तो भी जल्दी जल्दी जो है बालों की ग्रोथ होगी। तो ये इस तरह से कुछ भी वृद्धि है या क्षय है या विकृत वृद्धि है, जो भी चीज है मलों में खास करके, क्योंकि बाह्य दिखने में सबसे ज्यादा मल ही दिखेंगे आपको। आप दर्शन परीक्षा से आप धातुओं का डायरेक्ट परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन मल परीक्षण जो है वो दर्शन परीक्षा से आप मलों का परीक्षण आसानी से कर सकते हो। तो मलों का और इंद्रियों का परीक्षण जो है वो करने से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। तो बाल जो है वो सबसे ज्यादा दिखने वाले चीज है, तो उससे आपको तुरंत अस्थि में क्या चल रहा है, अस्थि की विकृति है क्या है, वो समझ में आएगा और उसके आधार पे आप चिकित्सा कर सकते हो। धात्वाग्नि की आपको चिकित्सा करनी है, जठराग्नि की तो करनी है, धात्वाग्नि की या भूताग्नि की किसकी चिकित्सा करनी है ये भी आप तय कर सकते हो। प्रसाद किट्टे धातु नाम पाकाद एवं विदर्छदा परस्परोपसंस्तब्धा धातु स्नेह परंपरा। धातु जो है वो परस्पर से संस्तब्ध है और ये धातु स्नेह परंपरा बोली हुई है। जैसे मैंने बोला 7 छन्नियों का एग्जाम्पल दिया, तो एक दूसरे से सारे लिंक है। एक में कहीं पे भी विकृति आ गई तो ऊपर के और नीचे के दोनों तरफ के धातु जो है उसमें विकृति आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हम वो पहले लेते हैं। सर एक मैसेज आया है कि सर विकृत पित्त और कफ को कैसे डिफरेंशिएट विकृत पित्त और विकृत कफ, या क्या पूछना क्या चाह रहे हो? सर इधर रक्तकुंडल है, पित्त बताए थे सर, पित्त दोष में प्रकृत विकृत है ना सर, विकृत पित्त को इसका कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। रक्त के बारे में पूछ रहे हो आप? नहीं सर, इधर रक्त का मला है, पित्त है सर। हाँ, विकृत और पित्त दोष में सर पित्त का प्रकृत विकृत दो अवसर बता सकते हैं। हाँ, इस पित्त विकृत पित्त को मला पित्त का कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अच्छा, मतलब आपको ये पूछना है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको प्राकृत पित्त और विकृत पित्त में क्या डिफरेंशिएट है करना है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन उसी में ये लग रहा है मुझे कि जो रक्त का जो किट्ट है वो प्राकृत पित्त होता है या विकृत पित्त होता है, यही पूछना है ना आपको? हाँ सर। तो प्राकृत और विकृत पित्त के लिए मैंने आपको बोला था, कफ के वक्त बोला था कि साम निराम के बारे में आप पढ़ो। साम कफ, निराम कफ, ऐसे ही साम पित्त और निराम पित्त, ये भी आप पढ़ो। और प्रकृत पित्त जो है, पित्त के प्राकृत गुण जो दिए हुए हैं, इसके अलावा उसमें जो परिवर्तन होना, ये विकृति का लक्षण है। मतलब पित्त वृद्धि, केवल पित्त बढ़ा है तो तिक्तास्यता आएगा, तिक्तास्यता ये लक्षण मिलेगा। लेकिन पित्त में विकृति अगर है तो अम्लास्यता ये लक्षण मिलेगी। ठीक है?
हाँ, आपको और अगर मान लो और कंफ्यूजन है तो आप अष्टांग हृदय में या चरक सूत्र स्थान में भी दिया हुआ है प्राकृत पित्त के लक्षण और विकृत पित्त के लक्षण। प्राकृत पित्त शरीर में क्या काम करता है और विकृति जब होती है तो उससे क्या क्या लक्षण मिलते हैं, ये सब वहां पे दिया हुआ है। ठीक है। और आपको ये जो कित्त के बारे में पूछना है ना, कित्त का भी मैं बता देता हूँ। कित्त जो है वो मल है, जो हमने पहले बात की कि जो अवस्था है, 3 अवस्था है ना, पहले मधुर अवस्था, दूसरी अच्छ पित्त की अवस्था और तीसरी कटु अवस्था पाक, त्रिविध जो पाक है, इसमें जो दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं ये धातु रूप दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये शरीर में अन्य कफ प्रधान धातुओं का पोषण करेंगे और जो ये मल रूप में जो उत्पन्न हो रहे हैं ये शरीर में मलों का ही पोषण करेंगे। मतलब दो, आपका क्वेश्चन अभी मुझे समझ में आ गया। एक जो पहले जो हमने बात की है अवस्था पाक में, वो धातु रूप दोष है, वो धातुओं का पोषण करेंगे। और ये जो अभी किट्ट भाग है ये मल रूप है। तो जो हम जैसे मान लो वमन विरेचन इसमें हम निकालते हैं, ये मलों को निकालते हैं, हम धातु रूप दोषों को नहीं निकालते। ठीक है। आपको मैंने ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि साम कफ निराम कफ का आप अच्छे से समझो। तो वहां पे फेनभूत कफ बोला है, फेनभूत कफ की उत्पत्ति होती है। हम फेनभूत कफ का निर्हरण नहीं करते, हम जो अविल तंतुल स्त्यान है उस मल रूप कफ का निर्हरण करते हैं। हम जो है वो मतलब वृद्ध दोष जो है वो वृद्ध मल ही मान के चलो, उनका हम निर्हरण करते हैं। तो ये यहाँ पे मल है और जो अवस्था पाक में जो बन रहा है वो धातु रूप दोष है। इसमें आपको डिफरेंशिएट ध्यान रखना है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, अभी तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, डिस्कशन अगर होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब सिर्फ मैं वन साइड बोलते रहूंगा तो मुझे इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। तो आप क्वेश्चंस निकाल के रखो। नेक्स्ट हमें कब बैठना है बताओ। किसी को क्वेश्चन हो सकता है तो वो पूछ सकता है अभी। ठीक है, अभी नहीं है तो नेक्स्ट इसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है। यस सर। जब भी क्वेश्चन, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सबको कि जब भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो उसको लिख के रखो। और जरूरी नहीं कि आज तुरंत उसको 2 दिन में उसका आंसर मिल जाए। कई बार आपको 5 साल में 10 साल के बाद भी उसका आंसर मिल जाता है। यस सर। तो क्वेश्चंस लिख के रखना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। हाँ सर। ठीक है, फिर बाद में तय कर लेंगे। कल का तो नहीं, 2 या 3 दिन बाद का फिर रखते हैं। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज सर। थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद सर।